चलिए आज हम बात करने वाले हैं, नया टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, नया लेसन हम पढ़ने वाले हैं, वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। नया लेसन है तो डाल लीजिएगा। अब अपने पाठ का नाम जो होगा आपका वो होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब बात करेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो सब क्या है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपका लेसन रहेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद जो है फिर आएगी प्रत्यावर्ती धारा, और फिर प्रत्यावर्ती धारा के बाद एक छोटा सा एक वीडियो का जो है लेसन रह जाएगा, वो रहेगा वैद्युत चुंबकीय तरंगें, और उसके बाद क्या होगा आपका फिजिक्स का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। तो अपने कंसंट्रेशन को बना करके क्या है पूरे को अच्छे से रिवाइज करते रहें, सवाल भी करते रहें, और अन्य जो जानकारी है उसे क्या है मॉडल से भी पढ़ते रहें। विशेष तौर पर हम जो है आपकी क्या है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंडक्शन। समझते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम अपने लेसन की शुरुआत करेंगे। तो इस लेसन में सबसे पहली जो हेडिंग होती है वो होती है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद हम समझेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो इससे पहले समझना चाहिए हमें चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, क्या समझने का प्रयास करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब दो चुंबक कहीं पे रखे होते हैं या कहीं पर अगर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहां पर क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। क्या होती है? वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये किसी भी पृष्ठ में होंगी, क्या होंगी? पार होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? एक चुंबकीय क्षेत्र। तीर के निशान जो है ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित किया जाता है? चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में अगर मान लीजिए कि हम कोई पृष्ठ रख देते हैं, हम क्या कर देते हैं? कोई पृष्ठ रख देते हैं। पृष्ठ का मतलब इस तरीके से मैंने क्या है यहाँ पर कोई एक कागज का टुकड़ा या कोई पट्टा या कोई भी पृष्ठ जो है इसके बीच में आ गया, इसके बीच में रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये लाइनें खींची हैं और इसमें यूं करके ऐसे करके अगर हम क्या है इसको कॉपी को यूं कर देंगे तो इस कॉपी में होके पार होने लगेंगी ये चुंबकीय बल रेखाएं। इस कॉपी के अंदर से क्या होंगी? पार होंगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे करके जा रही हैं, यूं जा रही हैं, यूं जा रही हैं, यूं जा रही हैं। तो इस पृष्ठ से होकर क्या हो जाएंगी? वो इधर की दिशा में पार निकलने लगेगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, चलिए मैं आपको पार निकलती हुई ऐसे चित्र बना देते हैं यहाँ पर, जिनमें क्या होती हैं ये पार निकलती हुई दिखाई देती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है? एक पृष्ठ बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक पृष्ठ बना हुआ है, और इस पृष्ठ में क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसी निकल रही हैं, वो पार निकल रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं? पार, ऐसे ऐसे आर पार जो है इसमें होके निकल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि नीचे से जो चुंबकीय बल रेखाएं आ रही थी वो इस पृष्ठ से होकर क्या हो रही हैं? पार निकल रही हैं, यानी कि तीर की तरह क्या होती हैं? वे पार निकलती हैं। तो अब यहाँ पे इस चीज का चुंबकीय फ्लक्स से क्या संबंध है, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स से इसका क्या संबंध रहेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स से इसका क्या संबंध है? तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स होता है कि जो पृष्ठ इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उस पृष्ठ के अभिलंबवत कितनी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें होकर के गुजर रही हैं, उसकी जो माप होती है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में अभिलंबवत रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि उसमें से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, कितनी संख्या, ज्यादा संख्याएं गुजर रही हैं, संख्या ज्यादा लाइनें गुजर रही हैं तो ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स है, और अगर कम लाइनें गुजर रही हैं तो क्या है? फिर वो कम चुंबकीय फ्लक्स है, ऐसा होता है।
ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत रखे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप, बल रेखाओं की संख्या की माप चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो यहां पर आप ये समझ गए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उन रेखाओं की क्या होती है, माप होती है, जो कि उस पृष्ठ से होकर क्या है, गुजर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा गुजर रहे हैं तो क्या है, ज्यादा फ्लक्स है, और कम गुजर रहे हैं तो कम फ्लक्स है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो फिर आगे पाठ आपका बहुत ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसे समझना ज्यादा जरूरी है। तो चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, यहां पर हम आपको बताते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो मैंने साइन बताया है, ये किसका साइन है, फाई का। इसको क्या कहते हैं, आप फाई कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं। फाई ई लिखा हुआ था वहां पर, क्या लिखा हुआ था, फाई ई, तो वो था आपका वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि ई जो था उसके नीचे फाई ई में वो क्या था, इलेक्ट्रिक दिखा रहा था, यानी कि इलेक्ट्रो दिखा रहा था, तो वो वैद्युत फ्लक्स था। यहाँ पर खाली फाई से क्या है, इस चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल गणना जो है कैसे की जाएगी इसकी। न्यूमेरिकल गणना क्या होती है, फाई बराबर जो होता है वो होता है बी डॉट ए। क्या होता है, वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए। फाई बराबर क्या है, वेक्टर बी वेक्टर डॉट यहाँ पर ए हो गया। अब आप जानते हैं जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसे खोला जाता है, वो खोला जाता है बी ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। क्या हो गया, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स जो है यहाँ पर कितना प्रदर्शित कर दिया गया, आपका फाई बराबर बी ए कॉस थीटा प्रदर्शित कर दिया गया है। इसको एक बार क्या है, आप नोट कर लें। ठीक है, क्या कर लें, नोट करें। अब बात ये आती है कि चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या क्या है। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होंगे, चुंबकीय फ्लक्स के कई सारे मात्रक हैं। ठीक है, कई सारे मात्रकों में पहला तो इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। एक मात्रक तो क्या होता है, इसका जो एसआई मात्रक है वो वेबर होता है। दूसरा यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला भी होता है। और तीसरा इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है वो क्या होता है, मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ठीक है, तो तीनों ही मात्रक क्या है, इसके होते हैं। टेस्ला भी इसी का मात्रक है, मैक्सवेल भी इसी का मात्रक है, और वेबर भी क्या है, इसी का मात्रक है। और ये क्या है, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है और ये क्या है, पृष्ठ जो है ए है। यहाँ पर बी क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान है और ए का मान है क्षेत्रफल, कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितना क्षेत्रफल है वहां पर, तो उस हिसाब से वहां पर कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इस चीज की गणना आप किससे करेंगे, बी ए कॉस थीटा से कर देंगे। ठीक है, किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। चलिए, नोट किया यहां तक, चुंबकीय फ्लक्स समझ गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि आगे जब हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अभी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से पहले जो है आपको ये एक चीज और समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए, कि अब यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स था, वो चुंबकीय फ्लक्स क्या था, गुजरने वाली संख्याओं की क्या थी, माप थी। गुजरने वाली संख्याओं की क्या थी, माप थी। अब ये अगर अब क्या हो सकता है, कहीं पे चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पर चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो कम ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दे तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा दें तो क्या हो जाएगा, वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घट जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो यह है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होगा, कैसे हो सकता है परिवर्तन,
देखो अब मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं इस तरीके से गुजर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से गुजारी जा रही हैं। अब एक पृष्ठ यानी कि नीचे से एक टुकड़ा जो है पृष्ठ का हम इसमें ऊपर की ओर भेज रहे हैं। जब हम इसे ऊपर की ओर भेजेंगे तो ऊपर हमने सरका दिया, तो यहां तक सरका दिया, जहां तक मैंने डॉट डॉट किया है वहां तक सरका दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स अब कितना, 3 रेखाएं गुजर रही हैं। यानी कि पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था, 0 था, एक भी रेखा नहीं गुजर रही थी। अब आपने कितना कर दिया, ऊपर सरका के 3 कर दिया। ठीक है, तीन गुजर रही है तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अगर इस टुकड़े को और भी ज्यादा अगर ऊपर की ओर सरका दिया जाए तो इसमें और भी ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, गुजरेगा। इसका मतलब इस टुकड़े को अगर ऊपर नीचे ऐसे कर दिया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, परिवर्तन। यानी चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, पहला तरीका तो यह है कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। दूसरे तरीके की बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई टुकड़ा इस तरीके से इसमें पहले से ही है और इसमें चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, तो बहुत ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होगा। इसके अंदर क्या है, एक टुकड़ा फंसा हुआ है, ऐसे करके गौर से देखें और गौर से समझें। अब इस टुकड़े को क्या करते हैं, हम घुमाते हैं। जब इस टुकड़े को हम घुमा देंगे, अभी कितनी रेखाएं गुजर रही हैं इसमें से, चलिए मान लेते हैं पूरी रेखाएं गुजर रही हैं, 5 रेखाएं। कितनी, 5 रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, गलती हो गई। ठीक है, क्या है, 5 रेखाएं हैं। अगर इसको क्या है, हम घुमा दें, अगर इसको हम क्या कर दें, घुमा दें, यानी कि ऐसे करके घुमा देते हैं। अभी यो है ये, और यो की जगह पे क्या है, हम इस तरीके से इसे घुमा दें, तो ये किस पोजीशन में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस तरीके से आ गया तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले तो इसमें से 5 रेखाएं गुजर रही थी, अब कितनी रेखाएं, 6 रेखाएं गुजर रही थी, अब कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, केवल 4। अगर मैं इसको घुमा के बिल्कुल सीधा कर दूं तो कितनी गुजरेगी, या तो 1 गुजरेगी या 2 गुजरेगी, ऐसा होगा। तो इसका मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी टुकड़े को, किसी पृष्ठ को, आयताकार पृष्ठ है उसको अगर घुमाया जाए तो उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घटता बढ़ता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू, यानी कि चुंबक है यहाँ पर एक एन और यहाँ पर क्या है, एस। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, यानी कि चुंबक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, चुंबक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो भी आप क्या देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता और बढ़ता है। तो यहां तक आप ये बात समझ गए कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के तरीके हैं, या तो हम क्या करते हैं, चुंबक का मान घटा दें या बढ़ा दें। दूसरा, हम या तो क्या करते हैं, वहां पर जो पृष्ठ हमने लिया है उसको बदल दें, उसको घुमा दें। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, यहां पर हम जो है इसके मान को घटा बढ़ा सकते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है, विद्युत धारा से भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करें तो ज्यादा चुंबक बनता है, और कम प्रवाहित करें तो कम चुंबक बनता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि चुंबक, अगर ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ज्यादा चुंबक बनेगा, कम की जाएगी तो कम। इसका मतलब बिजली कम ज्यादा होने से भी क्या हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है और होता है। क्या होता है, अगर बिजली कहीं पर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अपने मान पे बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो वहां पर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है बदलेगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। अगर आप बिजली बंद कर देते हैं फिर चालू करते हैं तो ये भी क्या है, परिवर्तन है। 0 हुआ पहले मान, और फिर 0 से बढ़ाया, फिर 0 किया, फिर 0 से बढ़ाया, ये भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं कि मान जो है बनाए रहे, 0 से बढ़ा घटा, ये भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स समझ गए कि परिवर्तन क्या होता है। अब आते हैं कि अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसको पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यहां है, यदि किसी कुंडली, यदि किसी कुंडली या परिपथ, यदि किसी कुंडली या परिपथ, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, कुंडली भी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, परिपथ। यदि किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध का मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ, उसमें रिलेटेड, उससे संबंधित जितना भी है, उसमें से जितना गुजर रहा है, कुंडली या पर्पस से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, या परिवर्तन किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो
उस कुंडली या परिपथ में, कुछ भी हो सकता है, उस कुंडली या परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कुंडली है या फिर हमारे पास कोई भी परिपथ है, तो कुंडली हो या फिर परिपथ हो, अगर उससे संबंधित अगर आपने क्या कर दिया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया, या उससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर या उस परिपथ के अंदर क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल पे लिखा आता है कि 1.5 वोल्टेज का है, बैटरी पे लिखा आता है 9 वोल्टेज का है, बड़ी बैटरी पे लिखा आता है 12 वोल्टेज। तो ये 12 वोल्टेज जो है ये क्या होता है, उसका प्रेरित, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है क्या होता है? बैटरी है बड़ी वाली जो होती है, इन्वर्टर पे जो लगा है बड़ा बैटरा, वो 12 वोल्टेज का है। कितने का होता है? 12 वोल्ट का। तो इसका मतलब है कि उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो कितना है? 12 वोल्ट है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ऐसा बल होता है जो क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता रखता है। क्या करता है वो? विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता रखता है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यदि किसी कुंडली या परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उस कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। और आप जानते हैं जब वोल्टेज उत्पन्न हो गया तो फिर इसका मतलब क्या है, वहां पर विद्युत धारा बहने लगेगी, यानी कि यहां पर अब क्या होगा, इसके अंदर बिजली बन जाएगी। तो विद्युत धारा किस तरीके से बनती है, इसको ये समझने का प्रयास, यहीं से हम समझ सकते हैं कि विद्युत धारा कैसे बनती है। किसी भी कुंडली या परिपथ से अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दें तो उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और फिर क्या होता है, वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से वहां पर अगर कुंडली का परिपथ बंद है, यानी कि अगर परिपथ कैसा है, बंद है, यानी कि क्लोज करके हमने बल्ब लगा दिया है या कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो वहां पर क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो विद्युत धारा कैसे बनती है, किस तरीके से बन जाती है, इस चीज का निष्कर्ष हम जो है यहां से निकाल चुके हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या होता है, विद्युत धारा बनती है, यानी कि उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल बना, उससे क्या होती है, प्रेरित धारा हो जाती है। और आगे इसमें बढ़ा सकते हैं, यदि कुंडली का परिपथ बंद हो, यदि कुंडली का परिपथ बंद हो, बंद का मतलब तार जो है दोनों आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे से, यानी कि जो दो तार लेके आए हैं हम, वो क्या है, एक दूसरे से क्लोज हैं, बंद कर दिए गए हैं, परिपथ बंद है, तो परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है, तो परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है, समझ आ गया, बहने लगती है, ठीक है। तो पहली सी बात तो ये रही यहाँ पे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यदि कुंडली का परिपथ क्या है, बंद है, तो परिपथ में क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह परिघटना इसको क्या कहते हैं, परिघटना, फिनोमिनन है, ये क्या है, एक प्रकार की परिघटना है। यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाएगी ये, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, यहां तक समझ में आ ही गया होगा, क्या है ये, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं, बस क्या है ये, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बहुत अच्छी बात है, यहां तक नोट करें, फिर आगे हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और दूसरा क्या है, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो है हमारी, यहां पर एक नई हेडिंग जो है यहां पे बनती है, वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, किसके नियम, फैराडे के नियम। यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में क्या है, फैराडे ने नियम दिए थे, और उन नियमों की बात कर रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है फैराडे के, वो क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या है, फैराडे के नियम है। इसने, फैराडे क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या है, नियम दिए। तो वो नियम क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम हैं, ठीक है। कितने नियम, दो नियम, जिसमें से प्रथम नियम क्या है, यही है जो मैंने यहां पर लिखा।
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के 2 नियम हैं, जिसमें से आप प्रथम नियम हेडिंग बना करके क्या है इसी को लिखेंगे और यहां से इसको क्या है आप इसे मिटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या है? वही है जो क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। अभी आप सोच रहे हो कि मिटाया मिटाया क्यों नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं मिटाया है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये है, आप इसे क्या है मिटा दें कि उसमें क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो गया, इसका प्रथम नियम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बाकी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं ही हैं। दुनिया जिंदगी एक दिक्कतों का समान है, ठीक है। ये प्रथम नियम हो गया। चलिए बात करते हैं कि इसका द्वितीय नियम क्या है। ये नोट कर लिया होगा ना, पुराने वाला ही लिखना है, ठीक है। ये दुनिया ये जिंदगी क्या है, दिक्कतों का समान है। चलो द्वितीय नियम समझते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम इसे ल्यूमेन का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ल्यूमेन का नियम भी कहा जाता है। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है कि किसी कुंडली या परपथ में, किसी कुंडली या परपथ में, किसी कुंडली या परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परपथ से संबद्ध, उस परपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उस परपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये क्या लिख दिया हमने? ये हमने लिख दिया कि किसी भी कुंडली या परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। हमने इतना तो जान लिया कि जब कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब बात यह है कि जो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मतलब ये विभव है, एक तरीके का क्या है विभव। तो उसके अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो कितना होगा, उसका परिमाण क्या है, परिमाण का मतलब उसका मान क्या है, कितनी मात्रा में उत्पन्न होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहला नियम तो ये समझाता है कि उसके अंदर क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है और तब तक ही बनता है जब तक क्या होता है उस कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बना रहेगा, जब तक ही बनेगा जब तक क्या होगा उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी खत्म हो जाता है। अब ये कहता है, दूसरा नियम बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका परिमाण कितना होगा। उसका परिमाण जो होता है वो उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन आ रहा है उसकी ऋणात्मक दर के बराबर क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऋणात्मक दर के। दर का संबंध होता है समय से, यानी कि समय के साथ फ्लक्स में कितना परिवर्तन आ रहा है इस पर निर्भर करता है कि वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन आएगा और फिर उसमें कितना वोल्टेज बनेगा। तो इसका मैथमेटिकली रूप होता है E बराबर माइनस डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। E बराबर क्या हो गया, माइनस डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी क्या है, यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन की दर है और हमने चिन्ह लगा दिया है किसका, माइनस का। इसलिए कैसी दर हो गई, ये ऋणात्मक दर हो गई। ऊपर जो लिखा है उसी को मैथमेटिकली सवाल के लिए यहां पे दिखाया गया है कि उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऐसा जो है यहां पे हमने लिख दिया है, सही है। तो E बराबर कितना हो गया, यहां पर माइनस डी फाई बट्टे क्या हो गया, dt हो गया। कितना हो गया,
E बराबर माइनस डी फाइव बट्टे डी टी। ओके, इतना हो जाता है यहाँ पे E बराबर माइनस डी फाइव बट्टे डी टी। अब इस डी फाइव बट्टे डी टी को भी आप जानते हैं क्या है, इसका अवकलन करना होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन आया, और डेल्टा टी का मतलब होता है समय में कितना परिवर्तन, यानी चुंबकीय डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन आया, इसको कहां पर लगा दीजिएगा आप ऊपर, और नीचे क्या है समय, यानी कि कितने समय में कितना चुंबकीय फ्लक्स बदल गया, तो क्या निकल आएगा, वोल्टेज निकल आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक मौखिक छोटे से सवाल की बात करूं कि मान लीजिए कि किसी कुंडली में 0.2 सेकंड में, कितने में, 0.2 सेकंड में, तो t बराबर कितना, 0.2, कितना समय लगा, 0.2 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स 5 वेबर से घटके 3 वेबर रह जाता है। कितना रह जाता है, 5 वेबर से घटके कितना रह जाता है, केवल 3 वेबर रह जाता है। तो उसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। एक कुंडली में 0.2 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स 5 वेबर से घटके 3 वेबर रह जाता है, तो बताइए कि उस कुंडली में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो वहां पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर डेल्टा फाई बराबर बताओ, डेल्टा फाई बराबर कितना निकल के आएगा, पहले कितना था 5 वेबर और फिर कितना 3। ठीक है, लेकिन डेल्टा फाई बराबर जो होता है वो फाई टू माइनस क्या होता है, फाई वन, यानी कि बाद में कितना और पहले कितना, 1 नंबर पहला होता है, 2 नंबर बाद का, तो बाद में कितना था 3 था और पहले कितना था 5 था। तो डेल्टा फाई बराबर कितना निकल के आया, माइनस का 2 निकल आया। ठीक है, कितना निकल के आया, माइनस का 2। ई बराबर आप निकालेंगे माइनस डेल्टा फाई बट्टे क्या लगाते हैं, डेल्टा टी। तो ई बराबर यहाँ पर माइनस का तो मान ये रहा, और डेल्टा फाई भी कैसा है, माइनस का निकल के आया है। डेल्टा फाई कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 2 बट्टे डेल्टा टी कितना है 0.2, पॉइंट यहां से हटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो ई बराबर ये माइनस माइनस दोनों कैसे हो गए, प्लस हो गए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैसे हो गए, प्लस हो गए, तो ई बराबर कितना हो गया 20 बट्टे 2 और 2 ढाई 20। तो ई बराबर कितना, वहां पर 10 वोल्ट जो है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कितना उत्पन्न होगा, 10 वोल्ट उत्पन्न होगा। ओके, सही है। तो पहला तरीका तो ये है कि सूत्र का हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्या करें, नोट करें, ये थे फैराडे के द्वितीय नियम। अगर मान लीजिए कि कुंडली में फेरों की संख्या की बात की जाती है कि कुंडली में जो फेरे हैं वो n हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ तो एक तार की बात की गई थी, अगर कुंडली में फेरों की संख्या, अगर कुंडली में फेरों की संख्या की बात की जाती है कि फेरे कितने हैं, तो फेरों की संख्या, कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो E बराबर होती है माइनस एन डी फाइव बट्टे डी टी। कितनी होती है, एन डी फाइव बट्टे डी टी। ठीक है, यहाँ पर बस नहीं, बस कुंडली में जितने भी फेरे हैं उनकी क्या कर देते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने से क्या हो जाता है, वहां पर पूरा का पूरा ये निकल आता है। ठीक है, चलिए ये था इसका द्वितीय नियम। अभी इस पे एक छोटा सा और न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आगे इसमें और बढ़ेंगी कि क्या चीजें हैं। ठीक है, यहां तक पूरा पूरा समझ गए ना आप, ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि एक कुंडली से संबद्ध, एक कुंडली से संबद्ध, यानी कि एक कुंडली है और उससे संबद्ध, एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली है और उस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई बराबर वो 10 टी स्क्वायर प्लस 5 टी के अनुसार परिवर्तित होता है, 5 टी के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होगा, वो परिवर्तित होता है। तब टी बराबर 5 सेकेंड पर, टी बराबर 5 सेकेंड पर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात, यानी कि तब टी बराबर 5 सेकेंड पर वैद्युत वाहक बल जो होगा, वहां पर वैद्युत वाहक बल उसकी गणना कीजिए, वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, वैद्युत वाहक बल की गणना करनी है। चलो करते हैं। तो यहां पर क्या है, जो फाई बराबर है वो कितना दिया गया है आपको, 10 टी स्क्वायर प्लस 5 टी ऐसा दिया गया है। अब आप जानते हैं डी फाई बट्टे क्या होता है, डी टी होता है, डी फाई बराबर क्या होता है, डी टी। ठीक है, और यही किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। डी फाई बट्टे डी टी किसके बराबर होता है, ई के, तो माइनस लगा दिया।
ठीक है। चलो तो E बराबर डी फाई बट्टे डी टी करते हैं, तो डी बट्टे डी टी, और फाई का वैल्यू क्या है यहाँ पर 10t² प्लस 5t। इसका मतलब ये है कि आपको इस जो 10t² प्लस 5t दिया है, इस समीकरण का क्या करना है, अवकलन करना है टी के सापेक्ष। अवकलन करना है तो अवकलन कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल होता है अवकलन करना। ऊपर जो पावर इस पे चढ़ी होती है उसको कहां पे ले आते हैं, इस अक्षर के आगे ले आते हैं गुणा में, और ऊपर से क्या हो जाती है, पावर घट जाती है। जैसे अगर x की पावर n का अवकलन करना है d बट्टे dx कर दें इसको, तो इसका मतलब ये होगा कि n को तो आप कहां ले आएंगे, आगे, और x और n की पावर क्या हो जाएगी, 1 वहां पे, यानी कि कम होके लिखी जाती है। ठीक है। जैसे अगर x की पावर 3 का अवकलन करना है तो ये हो जाएगा, x की पावर 3 का अवकलन 3 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी, तो 3x² होगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसका अवकलन जो है हम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 को आगे लाएंगे तो 10 गुणा 2 हो जाएगा, 10 तो पहले से ही है, 2 हो गया, और t क्या है, t पे पावर जो है 2 में से 1 घट जाएगी, और प्लस 5, t पे पावर कितनी है, 1 है, तो 5 गुणा 1, और t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगी। कितनी बचेगी, 0। ठीक है। मोटे मोटे रूप में बात यह है कि पावर को आगे लिख देते हैं और एक पावर घटा देते हैं, तो t पे से 1 में से 1 पावर जाएगी तो 0 बचेगी। e बराबर यहाँ कितना हो गया, माइनस 10 दूनी 20 हो गया, और t की पावर कितनी बची, 2 में से 1 गई तो 1 बची, प्लस 5 एकल 5, और t की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 0। t की पावर कितनी, 0, और t की पावर 0, और किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसका वैल्यू कितना है, 1 है। किसी संख्या की पावर 0 है, यानी x की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या हो उसकी पावर का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है। यहां तक आप समझ गए कि E बराबर कितना होगा, -20t, और प्लस कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। बात यह है कि t बराबर कितने पर, 5 सेकंड पर। t बराबर कितना सेकंड बताया है, यहाँ पे 5 सेकंड बताया है कि t बराबर 5 सेकंड पे इसका वैल्यू क्या है, तो E बराबर माइनस, ठीक है, और यहां पर कितना है आपका 20t, और प्लस कितना 5। ठीक है। तो चलिए E बराबर माइनस और 20 गुणा t का वैल्यू कितना लगा दीजिए, 5, प्लस कितना 5। ठीक है। तो E बराबर माइनस 20 बजे 100, और यहाँ पे प्लस 5, और ये कितना हो गया, E बराबर माइनस का 105 वोल्ट। ठीक है। तो वहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा, E बराबर 105 वोल्ट उत्पन्न होगा। ठीक है। तो इस तरीके का सवाल होगा तो आप कैसे इस तरीके से क्या है उसे कर पाएंगे। आगे नोट करें, फिर इसको जो है और बताता हूं मैं। ठीक है। और करें, नोट करें। अब चलिए यहाँ पे आप जो है इस तरीके के न्यूमेरिकल्स और जो फैराडे का द्वितीय नियम है उस पे क्या है पूरा उसका स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकली जो पार्ट है वो समझ गए हैं। चलिए अभी इस नियम में और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तक तो आपने देखा था क्या कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है। आपने जो न्यूमेरिकल निकाला, जो वैल्यू निकाली है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की निकाली है। अब ये भी पता होना चाहिए कि उसमें प्रेरित धारा कितनी होगी, यानी कि वोल्टेज तो इतना उत्पन्न होगा तो धारा कितनी उत्पन्न होगी, इस चीज का जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश, अब यहां पर हम निकालने वाले हैं प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश की कितना धारा प्रवाहित होगी और कितना आवेश प्रवाहित होगा। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे पता करेंगे। ठीक है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि मान लीजिए हम कह रहे हैं पहले ही कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, फेरों की संख्या n है। कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है। कितनी संख्या है, n है, तथा कुंडली का संपूर्ण प्रतिरोध R है। कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, n है, और कुंडली का संपूर्ण प्रतिरोध कितना है, R है। तब आप क्या जानते हैं, E बराबर होता है -n फाई बट्टे n डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी होता है, डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। ठीक है। तो n डेल्टा फाई बट्टे क्या होता है, डेल्टा टी होता है। अब आप एक चीज और जानते होंगे, तब प्रेरित धारा जो होती है, प्रेरित धारा I बराबर क्या होगा, आप जानते हैं I बराबर क्या होता है, V बट्टे R, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V बट्टे R। V की जगह पे वोल्टेज और R क्या होता है, उसका प्रतिरोध होता है, ये जानते हैं। तो सेम टू सेम प्रेरित धारा यहां पर क्या हो जाएगी, E बट्टे R हो जाएगी। I बराबर क्या हो जाएगा, E बट्टे R। अब I बराबर अब क्या होगा, I बराबर E का वैल्यू यहाँ पे कितना लगा दीजिए आप, n डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी, और नीचे कितना लगा दीजिए आप, R लगा दीजिए। ठीक है। डेल्टा टी, और यहां पे कितना हो गया आपका R। सही है। तो अगर प्रेरित धारा निकालनी होती है तो कुछ नहीं, बस वोल्टेज निकाल के उसमें
प्रतिरोध का आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो क्या निकल आती है, प्रेरित धारा निकल आती है। तो आई बराबर एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी और इनटू क्या हो गया आपका आर, यानी कि आर का बस नीचे हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, ई की जगह पे डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी और एन रखा है। ठीक है, आगे तथा प्रेरित आवेश, अगर बात की जाती है किसकी, प्रेरित आवेश की, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे, आवेश Q बराबर क्या होता है, I बटे T होता है, आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर Q बराबर I गुणा क्या होता है, T होता है, क्या होता है, I गुणा T, और T की जगह पे आप क्या है, डेल्टा T कर दीजिए। सही है, तो प्रेरित आवेश निकालने के लिए I का वैल्यू आपने कितना निकाला, N डेल्टा फाइव, और नीचे कितना था, डेल्टा T, और क्या था आपका R था, और ये तो किसका वैल्यू रख दिया हमने, I का वैल्यू रख दिया वहां से देख करके, और यहां पर क्या कर दिया हमने, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, क्या क्या चीजें बची उनको हम लिख देते हैं यहाँ पे। Q बराबर एक तो ये n बचा, डेल्टा फाइव बचा, ठीक है, और नीचे कितना बचा यहाँ पे R बचा। ठीक है, तो इतना तो उसमें क्या प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि Q बराबर, अगर मैं इसको चाहूं तो डेल्टा एन फाइव लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, डेल्टा एन फाइव बटे आर। अब डेल्टा एन तो होगा नहीं ना, क्योंकि नंबर है, ये तो क्या है, नंबर है, इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं, अंतर आता है तो किसमें आता है, फाइव में, तो डेल्टा जो होता है फाइव के लिए होता है, लेकिन वैसे इसको क्या कहते हैं, डेल्टा एन फाइव। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एन फाइव है इसको हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, क्या कहते हैं इसे, फ्लक्स ग्रंथिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, इसको क्या है समझ लें, क्या है ये, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है कि किसी कुंडली में कितनी फ्लक्स ग्रंथिकाएं बन रही हैं। तो ये था आपके लिए प्रेरित किसके लिए, धारा के लिए, और ये वाला जो सूत्र था किसके लिए था, प्रेरित आवेश के लिए था। इन दोनों सूत्रों को क्या है आप जो है नोट करें, फिर एक छोटा सा और सवाल करते हैं इस पे आधारित, जिससे क्या है हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या है, जो सवाल है, और सवाल थोड़ा क्या है, उसकी जो लिखाई है वो क्या है, काफी बड़ी है, और आप जो है अपने मॉडल से भी क्या है, ऐसे छोटे मोटे जो सवाल होंगे उनको कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई भी इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है, एक वर्गाकार लूप, एक वर्गाकार लूप, ठीक है, क्या है, एक वर्गाकार लूप जिसकी जिसकी भुजा की लंबाई, जिसकी भुजा की लंबाई, एक वर्गाकार लूप है और उसकी क्या है यहाँ पर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तथा उसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, तथा उसका प्रतिरोध जो है, तथा उसका प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम है, प्रतिरोध कितना दिखाया गया यहाँ पे, 0.5 ओम है। सही है, इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम क्या है, वो जो है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, पूरब से पश्चिम ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, या ऐसे रखी हुई है, रखा हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.10 टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.7 सेकेंड में घटाकर शून्य कर दिया जाता है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्गाकार लूप है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और उसका प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है, वो पूर्व से पश्चिम ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.10 टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो 0.7 सेकंड में घटाकर शून्य कर दिया जाता है। तब ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, पहले तो आपको ज्ञात करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, पहले क्या ज्ञात करेंगे आप, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे।
दूसरी कंडीशन में आप ज्ञात करेंगे उसमें प्रेरित धारा। फिर आप क्या ज्ञात करना है, आपको वहां पर प्रेरित धारा आपके लिए ज्ञात करनी है। पहला प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, दूसरा आप क्या ज्ञात करेंगे, वहां पर प्रेरित धारा ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो E बराबर डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी चाहिए। आपको क्या चाहिए, डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। मुझे देख के बताओ, इसमें ये भुजा की लंबाई है, ये रेजिस्टेंस है, इसका प्रतिरोध है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है। चुंबकीय फ्लक्स का मान तो कहीं है ही नहीं, तो पहले क्या करिएगा, आप चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है आप देखिए गिवन है क्या क्या, इसमें आपको दिया गया है भुजा की जो लंबाई है एल बराबर वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, कितना 0.1 मीटर जो है यहाँ पे दी गई है। सही है, कितना दी गई है, 0.1 मीटर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है कितना, 0.10 टेस्ला। कितना दिया गया है, 0.10 टेस्ला। अब और क्या दिया गया है इसमें, R दिया गया है 0.5 ओम, और डेल्टा टी दिया गया है इसमें कितना, 0.7 सेकेंड। इतनी सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन फाई नहीं दिया गया। तो फाई को पहले क्या करिएगा, कैलकुलेट करिए। तो ई आप फाई निकालिए। फाई बराबर जो होता है वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। फाई बराबर कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। इधर आ जाओ, एक चीज और दी है यहाँ पे, वो पूर्व से पश्चिम इस तरीके से रखी हुई है, पूर्व से कैसी रखी हुई है, पश्चिम। तो यहाँ पर जो कोण होगा वो कितना है, 45 डिग्री दिया गया है। कोण कितना है, 45 डिग्री जो है दिया गया है। तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो आप निकाल पाएंगे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पे आप कितना लगा दो, 45 डिग्री। फाई बराबर क्या है, ये फाई बराबर बी का वैल्यू यहाँ पे कितना लगाइएगा आप, यहाँ पे दिया गया है आपको 0.1, कितना 0.10 टेस्ला कह दीजिए, 0.10 कह दीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू, ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर तो कहीं नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, एल दी गई है। अब ये भुजा कैसी है, वर्गाकार है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का ही वर्ग होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कैसी है, समान होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है दो बार क्या कर देंगे, उसी की लंबाई को लिख देंगे, यानी कि उसका क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, ठीक है। ये जो लंबाई थी 0.1 हमने दो बार लिख दिया। आगे cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो फाई बराबर कितना हो गया, 0.1 0.1 0.1 तीन बार लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 पॉइंट कितने पॉइंट, 000। तीन स्थान बाद क्या है, आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है गुणा करके। तो तीन स्थान बाद लग गया पॉइंट, 1 2 3 स्थान बाद, क्योंकि एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, तो तीन जगह पे पॉइंट था, ठीक है। नीचे कितना हो गया आपका √2। अब फाई बराबर, इसको आप चाहें तो 1/√2, इसको एक बनाने के लिए कितने स्थान बाद पॉइंट है, 1 2 3, उल्टी साइड में है, इसलिए 10 की पावर कितना, -3। तो फाई बराबर कितना हो गया, 1/√2 और गुणा 10 की पावर -3 मान निकल के आया किसका, फाई का। इतना चुंबकीय फ्लक्स जो है क्या होता है, वहां पर उत्पन्न होता है। और इस चुंबकीय फ्लक्स को 0.7 सेकंड में घटाकर, कितने में घटा के, 0.7 सेकंड में घटा के क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे 0.7 सेकंड में क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, और घटा के क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे उसका मान 0 कर दिया जाता है। तो E बराबर निकालना है, तो डेल्टा फाई बट्टे क्या करिएगा, डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी हो गया। अब E बराबर यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू जो है वो कितना लगाएंगे, यही है, क्योंकि इतना से क्या कर दिया गया है, 1/√2 गुणा 10 की पावर कितना कर दिया, -4। डेल्टा टी बराबर यहाँ पर कितना, 0.7, यहाँ पे कितना 0.7, ठीक है। कितना कर दिया गया, 0.7। तो E बराबर यहाँ पर, अब इसको करिए 1/√2 गुणा नीचे कितना 0. यहाँ पे क्या हो गया 7, और ऊपर कितना है 10 की पावर -3, ठीक है। 10 की पावर कितना हो गया, -3 हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या करें। तो E बराबर जो है आपका मान कितना निकल के आएगा, 1/√2 गुणा इसको 7 करिएगा, ठीक है। इसको क्या कर दिया 7, और 10 की पावर -1 कर दो, ऊपर कितना हो गया 10 की पावर
टी। ई बराबर यहाँ पर 1/√2 गुणा, ऊपर जाएगी पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, और घट के कितनी रह जाएगी 10 की पावर -2, नीचे कितना हो गया 7। तो ई बराबर कितना हो गया यहाँ पे आपका 1/7√2 और गुणा 10 की पावर कितना -2। तो इतना वोल्टेज क्या है वहां पर उत्पन्न होगा, आप इतना ही छोड़ सकते हैं और आगे भी क्या है बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप क्या है धारा को भी निकाल सकते हैं। धारा निकालने के लिए कुछ नहीं, ये जो वैल्यू निकल के आई है इसमें क्या करेंगे आप, सिर्फ रेजिस्टेंस जो दिया गया है कितना 0.5 ओम, इसका क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब इसका डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू इसका निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, यहां तक नोट कर ले। चलिए अब जो है आगे की बात की जाती है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे एक और नियम है, वो है लेंज का नियम। वो क्या है, लेंज का नियम। तो अब हम पढ़ेंगे लेंज का नियम क्या है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि लेंज का नियम काफी महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये बिल्कुल आप जैसे लोगों पे क्या है पूरा फिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, लेंज का जो नियम है ये बताता है कि अगर मान लीजिए किसी भी परिपथ में क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल है या क्या है कहीं पर प्रेरित धारा है, तो किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, इसकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा कैसी प्रकार की होती है। तो लेंज का नियम कहता है कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि लेंज का नियम ये कहता है कि जो प्रेरित धारा होगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो हमेशा उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण क्या होता है वो उत्पन्न होता है। तो कारण, जिस कारण से ये चीज उत्पन्न हो रही है उसी कारण का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। क्या करता है, विरोध करता है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम है, आप जो है ऐसे डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं कॉपी में, कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, फिट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, लेंज का नियम यही है। बात इस पे नोट पॉइंट की आती है कि जो लेंज का नियम है तो हम समझ गए हमेशा क्या करता है, उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण क्या है वो उत्पन्न होता है। तो ठीक है, तो ऐसे विरोध ना करें। अच्छा चलिए फिर यहाँ पे जैसे विरोध किसका करता है मैं आपको ये समझाता हूं कि मान लीजिए कि ये क्या है, कोई एक कुंडली है, ये क्या है एक कुंडली है और इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, चुंबक घुमा रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक क्षण चुंबक लेके ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। तो इस तार के अंदर क्या बनेगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा या प्रेरित धारा बनेगी। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो होगी वो कैसी होगी, वो उस कारण का विरोध करेगी, यानी कि इस चीज का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हो रही है। तो किसके कारण उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न हो रही है जी आपकी इस चुंबक को घुमाने के कारण। जब चुंबक को घुमाने के कारण ये उत्पन्न हो रही है तो ये इसी चीज का क्या करने वाली है, विरोध करने वाली है कि इस चुंबक को क्यों घुमाया जा रहा है, इसको रोकने का क्या करेगी, ये प्रयास करेगी। विरोध का मतलब होता है उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो उसे रोकने का क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि जैसे इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जो आपका जनरेटर होता है, जनरेटर समझते हैं, डायनोमा यानी कि विद्युत जनरेटर जो है, ठीक है, ये मान लीजिए जनरेटर है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे ट्रॉली व्रॉली लगी हुई है, ऐसे करके क्या लगी हुई है, ट्रॉली। अब ट्रॉली के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कपलिंग करके ये इंजन है, ये क्या है, इंजन ट्रॉली जो होती है वो पीछे क्या लगा हुआ है, डायनमो। ये जनित्र होता है यानी कि जनरेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जनरेटर होता है, देखा होगा आपने। अब ये जनरेटर जो है क्या है, इसके अंदर क्या घूमती है, कुंडली घूमती है, इसके अंदर क्या घूमती है, कुंडली घूमती है। अब ये जो ट्रॉली लगी होती है, जो इंजन लगा होता है, इस ट्रॉली को क्या करता है, घुमाता है। तो इसके अंदर क्या बनती है, डायनामा के अंदर बिजली। अब जो बिजली जो बनती है, जो विद्युत धारा जो बनती है, ये क्या करती है, इस चीज का विरोध करती है कि इसके अंदर जो कुंडली है उसको क्यों घुमाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए डीजल जो है यहाँ पर क्या होता है, लगातार जलाना पड़ता है। लगातार ये ट्रॉली है, इसकी रेस क्या होती है, बढ़ती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। अगर बिजली ज्यादा ले ली जाए कहीं से भी, अगर बिजली ज्यादा लोड आ जाए इस पे,
अगर बिजली का ज्यादा लोड आ जाता है तो इसकी चाल जो होती है वो अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि बिजली ज्यादा बन गई तो वो क्या करती है, इसका विरोध करने लगती है घूमने का, तो इस इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार इसको डायनामा को घुमा दीजिए तो फिर क्या है ये हमेशा जो है बिजली देता रहेगा, कम रेस पे देता रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसके अंदर जो विद्युत धारा बन रही है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो क्या कर रहा है, वो इस चीज का विरोध कर रहा है। इसका इस चीज का विरोध करता है कि वहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या धारा है वो इसका विरोध करेगी कि ये इसके कारण उत्पन्न हो रही है, और इसी को क्या करिएगा, रोकिए, इसको उत्पन्न होने मत दीजिए। तो यहां से ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है, एक चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और बता देता हूं कि मान लीजिए कि ये क्या है, मोटर है, ये क्या है आपके सामने मोटर है, ये क्या है मोटर, और ये क्या है, मान लीजिए आपके सामने डायनेमो है, ये क्या है डायनेमो, ये मोटर है, ये क्या है मोटर, और ये क्या है डायनेमो। ठीक है, अब मोटर और डायनेमो अंतर समझते हैं, दोनों में पीछे दो दो तार हो गए, दोनों में पीछे क्या हो गए, दो दो तार। अब मोटर में तो क्या होती है, अगर बिजली दी जाए तो ये घूमती है, मोटर में अगर बिजली दी जाएगी तो ये घूमेगी। और डायनेमो क्या होता है, अगर डायनेमो को आगे से घुमाया जाए, इसकी पुली को घुमाया जाए तो ये बिजली निकालता है, डायनेमो को घुमाए तो ये बिजली निकालता है, और मोटर में अगर बिजली दे दें तो ये क्या होती है, घूमती है। सही है, चलिए, तो हमने क्या काम किया, हमने इन दोनों को पास पास में रखा और इनकी दोनों पुलियों पर क्या है, एक पट्टा चढ़ा दिया। हमने क्या कर दिया, दोनों पुलियों पे एक पट्टा चढ़ा दिया, और पट्टा चढ़ा के क्या किया, इस डायनेमो के तारों को, इस डायनेमो के जो तार हैं उनको क्या कर दिया हमने, ऐसे करके आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना। इसका मतलब अब डायनेमो क्या करेगा, घूमेगा तो बिजली बनाएगा, वो बिजली घूम के कहां जाएगी, मोटर में जाएगी। जब मोटर में बिजली जाएगी तो ये मोटर क्या होगी, घूमेगी। जब मोटर घूमेगी तो इस पे चढ़ा है पट्टा, और पट्टा घूमने से क्या होगा, ये डायनेमो घूमेगा। अब डायनेमो घूमेगा तो बिजली बनेगी, बिजली बनने से क्या है, मोटर में जाएगी, मोटर में जाने से मोटर घूमेगी, मोटर घूमने से डायनेमो घूमेगा, डायनेमो घूमने से बिजली बनेगी। कब तक करता रहूं मैं ऐसे। तो ऐसा इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, आपको ये पता चला कि ऐसा, यानी कि एक बार अगर इसको चला दिया जाए तो ये फ्री एनर्जी, मुक्त की क्या है, ऊर्जा है, लगातार क्या होगा, ये घूमता रहेगा, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, यह इम्पॉसिबल प्रक्रिया है कि बिना कुछ किए ही क्या है हमारे लिए कोई चीज मिल जाए। तो कुछ पाने के लिए क्या होता है, कुछ खोना तो पड़ता है, अवश्य ही खोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, नहीं तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या हो जाएगा, उल्लंघन। तो ये भी क्या है, अपने आप फ्री, आप में अपने आप में ये नहीं चलने वाली है। तो इसको क्या होगा, लेंज का जो नियम है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो धारा बनेगी वो क्या करेगी, उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है। तो इसके अंदर जो धारा होगी वो इस कुंडली के, यानी कि इस पट्टा के घूमने का क्या करेगी, विरोध करेगी, ये पट्टा को घूमने से रोकेगी। इसलिए क्या है, आप एक बार इसको खींच के चला दोगे तो वो क्या है, जो रोकने, इसके अंदर जो धारा है वो इसे रोकेगी और धीमे धीमे करके क्या कर देगी, रोक देगी, और फिर ये ज्यादा देर नहीं घूमेगा, थोड़ी सी देर के लिए ये प्रक्रम चल के, एक दो सेकंड को चल के फिर खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसा होगा। तो ऐसा क्या है, यहां पर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्री में एनर्जी हमें कहीं भी नहीं मिल सकती है, फ्री में कोई चीज कहीं पे भी नहीं मिलती। इसका मतलब कि जो लेंज का नियम है वो किसके नियम को व्यक्त करता है, वह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। लेंज का नियम किसे बताता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम व्यक्त करता है। लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, या ऊर्जा संरक्षण नियम को व्यक्त करता है। यानी कि किस नियम, किस कंजर्वेशन पर आधारित है, एनर्जी वाले पर। ठीक है, आप यहां तक ये समझ गए। ठीक है, क्या समझ गए यहां तक कि ये था लेंज का नियम, और लेंज का नियम क्या होता है, वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर अब आ जाता है दूसरा हमारा टॉपिक, स्वप्रेरण। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, इसमें क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं।